हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। लास्ट क्लास में हमने स्टेनिंग के टेक्निक्स और बायोकेमिकल टेस्ट जैसे ब्लड ग्लूकोज, ब्लड यूरिया और सीरम यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में हम यूनिट 3 के ही कुछ टॉपिक जैसे हमारे एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स और साथ में नार्कोटिक्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, पीडियाट्रिक, जीरियाट्रिक, एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसके बाद आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाती है और जो यूनिट 4 के कुछ रिमेनिंग टॉपिक रहते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। तो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स की बात करें, यानी कि ये ऐसी ड्रग्स होती है या फिर ऐसे एजेंट होते हैं जो कैंसर के अगेंस्ट वर्क करते हैं। अब अगर हम बात करें कि कैंसर क्या है, तो कैंसर नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसमें सेल डिवीजन होता रहता है। लेकिन कैंसर में क्या होता है, जब ये सेल डिवीजन एबनॉर्मल और अनकंट्रोल हो जाए उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैंसर। यानी कि जो नॉर्मल सेल्स है उनमें क्या हो रहा है, अभी एबनॉर्मल हो गई क्योंकि इसमें एबनॉर्मल और अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रहा है, और उसी सेल डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए हम एंटी न्यूप्लास्टिक का एजेंट का यूज करते हैं। अब अगर हम कैंसर की बात करें तो ये भी दो तरीके के देखने को मिलता है, पहला है बिनाइन और दूसरा है मेलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर की बात करें तो इसमें क्या होता है, मेटास्टेसिस प्रेजेंट नहीं होता है। मेटास्टेसिस का मतलब क्या, यानी कि जो कैंसर होगा वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट या फिर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मेलिग्नेंट ट्यूमर की, तो इसमें क्या होता है, मेटास्टेसिस प्रेजेंट होगा, यानी कि कैंसर क्या होगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट या फिर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में स्प्रेड हो जाएगा, यानी कि उसका मेटास्टेसिस हो जाएगा। अब अगर हम टर्म की बात करें, नियोप्लाज्म है क्या, ठीक है। नियोप्लाज्म क्या है कि जब भी सेल में, जिस सेल में ग्रोथ हुआ है या फिर सेल में पॉलीफरेशन हुआ है, उस सेल को हमने, जो न्यू पॉलीफरेटिव सेल है उसको हमने बोला नियोप्लाज्म, और जो इस प्रोसेस है उसको हमने बोला नियोप्लेजिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स की। हाँ, एक चीज और कि जो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, साथ में इनको हम हैजार्डियस ड्रग्स या कभी कभी हम इसको कीमोथेरेपी ड्रग्स भी बोलते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी में हमारी सारी एंटीबायोटिक्स आ जाती है, तो हम एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक ड्रग्स भी यूज करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो मेनली इसकी 4 क्लासिफिकेशन होती है और 5th वन इसकी मिसलेनियस क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें पहला है हमारा एल्कलाइटिंग एजेंट। अब ये एल्कलाइटिंग एजेंट क्या करता है, एपेस्टोसिस कॉज करता है। एपेस्टोसिस यानी कि सेल डेथ कॉज करेगा, जिसके एग्जाम्पल क्या है, मिकेलोमेथामाइन, मेलफेलन, बस सल्फान और थियोटेपा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है एंटा मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स की एग्जाम्पल है मैरो, कैप्टोप्यूरिन, थियोग्वानिन, फ्लोरोयूरिडीन और एजाथियोपेरिन। नेक्स्ट है इसमें हमारी एंटीबायोटिक, जो कि हमारी कीमोथेरेपी की एग्जाम्पल है, जिसको हम एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं, जिसके एग्जाम्पल हमारे माइसिन और बेसिन है, जैसे कि डॉक्सोरुबिन, बेलोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे कुछ प्लांट प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, जैसे विनब्लास्टीन सल्फेट, एटोपेसॉइड, और मिसलेनियस ड्रग्स में हमारे सिस्प्लेटिन और मिथोतेन भी आ जाते हैं। तो ये कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाल्जेसिक। अगर एनाल्जेसिक की बात करें तो एनाल्जेसिक का सिंपल मीनिंग होता है पेन रिलीवर, यानी कि पेन को रिलीव करने के लिए हम जो भी ड्रग यूज करेंगे उनको हम क्या टर्म देंगे, एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक का काम ही क्या होता है, एक तो पेन को रिड्यूस करना या फिर पेन को कम करना या उसको खत्म करना। अब क्या है, जो एनाल्जेसिक होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स की होती है, पहला होता है नार्कोटिक और दूसरा नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक का मतलब क्या है, नॉन एडिक्टिव। वैसे जो बेसिकली हमारी एनाल्जेसिक होती है वो क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के या फिर नर्वस सिस्टम के जो फंक्शन होती है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, या मतलब ना तो ये हमारी कॉन्शियस को इम्पेयर करेगी, ना ही कोई मेंटल कंफ्यूजन, ना ही स्लीप प्रोड्यूस करेगी। सिंपली क्या करेगी, सिर्फ पेन को कम करने का काम करेगी। वहीं अगर बात करें हम नार्कोटिक ड्रग्स की, तो नार्कोटिक क्या करते हैं, पेन तो कम करेगी लेकिन स्लीप प्रोड्यूस करती है, यानी कि हमारे जो नर्वस सिस्टम के फंक्शन होते हैं उसको ऑल्टर करेगी, जैसे कि हमारा ब्लड विजन हो जाएगा, ठीक है, मेंटल कंफ्यूजन होगी, हम बहुत ज्यादा डिजीनेस फील करेंगे, या फिर स्लीप प्रोड्यूस करेगा। अब अगर हम बात करें नॉन नार्कोटिक या फिर नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक की, तो इसकी एग्जांपल क्या है, एस्पिरिन और पैरासिटामोल। क्योंकि हम क्या है, एस्पिरिन और पैरासिटामोल का यूज करते हैं, कोई भी माइल्ड पेन होगा, फॉर एग्जांपल के लिए हेडेक है, बॉडी पेन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉन नार्कोटिक
या फिर नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप है नार्कोटिक एनाल्जेसिक। अब नार्कोटिक एनाल्जेसिक का जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है मॉर्फिन। अब मॉर्फिन की बात करें तो ये क्या करता है, पेन को तो रिलीव करेगा, लेकिन ये क्या करता है, स्लीप प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जो हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन है उसको ऑल्टर कर देगा। जैसे कि पेशेंट डिजीनेस फील करेगा, कंफ्यूजन होगा, उसको कोमा वाली स्टेज में आ सकता है अगर ज्यादा डोज ले ले, सीजर्स आ सकते हैं, उसको कन्वर्जन, दौरे जैसी कंडीशन, यहाँ तक कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्योंकि जो मॉर्फिन होता है ये एक नार्कोटिक ड्रग है, यानी कि सिडेटिव ड्रग है जो ओपियम पॉपी से ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, ओपियम का जो ट्री प्लांट होता है उससे इस ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है। अब अगर नार्कोटिक एनाल्जेसिक की बात करें तो अगर किसी पेशेंट को मॉडरेट या फिर सीवियर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उस कंडीशन में ही हम नार्कोटिक एनाल्जेसिक लेते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो रहा है, या फिर कार्डियक पेन, चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर टर्मिनली इल है पेशेंट, कैंसर है उस कंडीशन में, और अगर चाइल्ड बर्थ वाली कंडीशन है उस टाइम पे हम नार्कोटिक एनाल्जेसिक देते हैं, जिससे क्या होगा, पेशेंट का पेन तो रिड्यूस होगा, साथ में उसको स्लीप भी आ जाएगी। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक की बात करें तो यानी कि ऐसी मेडिसिन जो हम अगेंस्ट द बैक्टीरिया यूज करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए जो भी हम ड्रग यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक की भी बात करें तो ये दो तरह की एक्टिविटी हमारी बॉडी में करता है। पहला है बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी, बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी, बैक्टीरियोसाइडल मींस यानी कि बैक्टीरिया को कंप्लीटली किल कर देगा, और दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी कि सिर्फ बैक्टीरिया या फिर जो माइक्रोब्स है उसकी ग्रोथ को कम कर रहा है, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। तो हम अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो हमारे पास क्या है, दो तरह की एंटीबायोटिक है, पहला बैक्टीरियोसाइडल और दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक। अब अगर हम बात करें बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक की तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, पेनिसिलिन और, ठीक है, तो पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बैक्टीरियासाइडल के, और ओफ्लॉक्सिन बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही खत्म कर दे रहा है, बैक्टीरिया को किल कर दे रहा है बिल्कुल। अब अगर हम बात करें पॉल एलरिच, ये क्या थे, एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, यानी कि बैक्टीरिया की स्टडी करते थे। इन्होंने क्या करा, जो आर्सेनिन था, ठीक है, उससे एक एंटीबायोटिक बनाई। ठीक है, अब जब उन्होंने इस आर्सेनिन से एंटीबायोटिक बनाई तो उसको नाम दिया एस्फेरामाइन। अब जो ये एस्फेरामाइन थी ये फर्स्ट ड्रग थी जो क्या थी, एक तो लेस टॉक्सिक थी और दूसरा सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज हुई। सिफिलिस क्या एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि ये क्या है, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो ये आर्सेफेनामाइन थी जिसका ब्रांड नेम क्या था, सलवारसन, सलवारसन का यूज किया सिफिलिस के ट्रीटमेंट में, और इन्होंने बोला कि जो ये मेडिसिन है ये क्या है, लेस टॉक्सिक है, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो एंटीबायोटिक होती है वो क्या होती है, या तो ऑटीटॉक्सिक होती है या फिर नेफ्रोटॉक्सिक होती है, ठीक है, या फिर न्यूरोटॉक्सिक होती है, यानी कि कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है एंटीबायोटिक के साथ। लेकिन जो पॉल थे उन्होंने बोला कि जो ये आर्सेफेनामाइन है इनकी जो टॉक्सिसिटी है बॉडी में, यानी कि इफेक्ट, साइड इफेक्ट है वो कम है। ठीक है, और इसी के लिए पॉल एलरिच को नोबेल प्राइज भी मिला इस मेडिसिन के लिए 1908 में। वहीं अगर हम बात करें बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक की तो इसके एग्जांपल है इथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल। जो क्लोरोएम्फेनिकॉल है ये हम मोस्टली जो हमारी आई ड्रॉप होती है उसमें यूज करते हैं, आई फ्लू की कंडीशन है उसमें हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें क्लोरोएम्फेनिकॉल की तो ये सबसे पहले आइसोलेट हुई थी 1947 में, और ये कहती है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया थे, यानी कि कितने भी पावरफुल बैक्टीरिया क्यों ना हो उनको भी ये क्या कर रही थी, किल करने का काम कर रही थी। ठीक है, तो अगर हम क्लोरोफिनॉल की बात करें तो ये क्या है, हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। कुछ हमारी जैसे पेनिसिलिन है तो उसकी जनरेशन फर्स्ट क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, लेकिन उसकी जो अब नई जनरेशन है वो क्या है, हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब वाइड वैरायटी ऑफ जो बैक्टीरिया है उनको किल करने के लिए यूज किया जाएगा। साथ में जो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है क्लोरोरेम्फेनिकॉल, इसका यूज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड की कंडीशन है, डाइसेंट्री है। डाइसेंट्री क्या होती है कि अगर वाटरी डायरिया 3 या 4 टाइम से, नॉर्मली क्या है डायरिया ही है, लेकिन इसमें क्या होता है डायरिया की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एक्यूट फीवर हो गया, या फिर यूटीआई है, किसी पेशेंट को यूरिनरी इन्फेक्शन है, मैनिंजाइटिस है। मैनिंजाइटिस मीन्स जो ब्रेन की लेयर्स है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाए, उनमें इन्फेक्शन हो जाए, उसको हम बोलते हैं मैनिंजाइटिस। साथ में
निमोनिया हो गया, और बाकी हम वेनकोमाइसिन और ओफ्लॉक्सिन का भी कॉमनली यूज करते हैं। वेनकोमाइसिन और ओफ्लॉक्सिन भी क्या है, एक एंटीबायोटिक ही है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। अब एंटी इन्फेक्टिव एजेंट की बात करें तो ये क्या है, जितने भी हमारे फॉरेन ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, अब जब भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आएंगे वो क्या करेंगे, हमारे बॉडी को इन्वेड करेंगे और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट में भी हमारे एंटीबायोटिक, अभी हमने एंटीबायोटिक पढ़ा था, एंटीबायोटिक क्या करेंगे, सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करेंगे, लेकिन एंटी इन्फेक्टिव में क्या आता है, हमारी जितनी भी माइक्रोब्स है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इधर वो बैक्टीरिया हो, इधर वो फंगल हो, प्रोटोजोआ हो, फंगस हो, वायरस हो, सबके अगेंस्ट वर्क करेगा। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, एंटी फंगल जो फंगस के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, एंटी प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, एंटी हेल्थमिक यानी कि वॉर्म, जो वॉर्म इन्फेक्शन होता है ना, पेट में कीड़े हो जाते हैं, उनके लिए वर्क करेगा, एंटीवायरल यानी कि वायरस के अगेंस्ट वर्क करेगा, और एंटी माइकोबैक्टीरियल यानी कि माइकोबैक्टीरियल जो ट्यूबरकुलाई होता है उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। यानी कि एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स की बात करें तो ये क्या है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अगेंस्ट वर्क करेगा। अब अगर हम कुछ लोकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट की बात करें तो इसमें हमारे अल्कोहल्स आ जाते हैं, जिसमें इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, अल्कोहल, ठीक है। जो हमारे एंटी इन्फेक्टिव होते हैं इसमें हमारे एंटीसेप्टिक्स भी आ जाते हैं, जैसे डिटॉल, सेवलॉन, ये सारे भी, लेकिन ये क्या होता है, हमारे सरफेस के लिए यूज करते हैं, बाकी हमारी बॉडी में इन्वेड कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म उसके लिए यूज करते हैं। वहीं हमारे फिनॉल्स आ गए, जैसे क्लोरोफिनॉल, हेक्सोक्लोरोफिनॉल, ये सारे आ गए। हेलोजेंस हो गए, जिसमें हमारे आयोडीन टिंचर, आपने देखा होगा टिंचर सोल्यूशन हॉस्पिटल में यूज होता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, टिंचर का यूज करते हैं। हेलोजन हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, किसी वुंड को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। बेंजोइल परऑक्साइड हो गया, कैटायन सर्फिक्टेंट हो गए, जैसे बेंजो एल्केनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। फिर कुछ डाइज हो गए, जैसे जेलेटिन वॉयलेंट, मिथाइलिन ब्लू, जो हम स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं। फिर हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी हो गए, जैसे फ्लोरोजिल्डोन और नाइट्रोफ्यूरेटॉइन हम यूज कर सकते हैं एज अ नाइट्रोजन कंपाउंड। तो ये तो थे एंटी इन्फेक्टिव की क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पीडियाट्रिक या फिर चाइल्ड हेल्थ। अब पीडियाट्रिक की बात करें तो पीडियाट्रिक का मतलब होता है चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। यानी कि पीडियाट्रिक की बात करें तो पीडियाट्रिक एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पीडिया मींस क्या होता है, चिल्ड्रंस, इयाट्रिक मींस ट्रीटमेंट, और एक्स मींस ब्रांच ऑफ साइंस। यानी कि ये ऐसी साइंस है जिसमें हम बच्चों में होने वाली बीमारी और उनके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो पीडियाट्रिक की बात करें तो ये क्या है, एक चाइल्ड हेल्थ की ब्रांच है, जिसमें बच्चों में होने वाली बीमारी, बच्चों में कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो सबसे पहले जब बेबी बॉर्न होता है, तो जब से बेबी बॉर्न हुआ है तब से लेकर 28 डेज के बेबी को हम क्या बोलते हैं, नियोनेटल या फिर न्यूबॉर्न, नियोनेटल या फिर न्यूबॉर्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आया हमारे 28 डेज से लेकर 1 ईयर के बच्चों को, उनको बोलते हैं हम इन्फेंट। इन्फेंट 28 डेज से 1 ईयर्स के चिल्ड्रन को। नेक्स्ट उसके बाद हमारे 1 ईयर से यानी कि 12 मंथ से 3 ईयर्स के चिल्ड्रन को हम बोलते हैं टॉडलर। उसके बाद 3 साल से 6 साल के बच्चे को बोलते हैं प्री स्कूलर। उसके बाद 6 से 12 साल के बच्चों को बोलते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या फिर स्कूल एज चिल्ड्रन। उसके बाद 13 से 18 ईयर्स के चिल्ड्रंस को हम बोलते हैं अडोलेसेंट। तो ये क्या थी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जब बेबी बॉर्न हुआ उस दिन से लेकर 28 डेज के बच्चों को हमने क्या बोला, न्यूनेट्स या फिर न्यूबॉर्न। उसके बाद 28 डेज से 1 साल या 12 महीने के बच्चों को हमने क्या बोला, इन्फेंट। नेक्स्ट उसके बाद टॉडलर, फिर प्री स्कूलर, स्कूलर एंड अडोलेसेंस। अब अगर हम बात करें जो पीडियाट्रिक की बात करते हैं, तो इसमें जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसमें 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पहला होता है ग्रोथ और दूसरा होता है डेवलपमेंट। अब देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है।
ग्रोथ का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी यानी कि हमारी बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल चेंज होगा, बायोलॉजिकल का मतलब जैसे हमारी सेल ग्रोथ होगी तो क्या होगा, हमारी हाइट बढ़ेगी, हमारा वेट बढ़ेगा, हमारे दांत आएंगे, तो ये क्या है, ग्रोथ। अब जैसे जैसे ग्रोथ होगा, जब हमारी हाइट बढ़ेगी तभी क्या होगा, हम चलना सीखेंगे, किसी चीजों को होल्ड करना सीखेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ग्रोथ, जब तक हमारा ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। बस ग्रोथ को हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, वेट को हम मेजर कर सकते हैं केजी में, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें कि जो चिल्ड्रंस है उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, तो इसमें सबसे पहले फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट होगा। फिजिकल डेवलपमेंट हमने पहले ही डिस्कस किया, यानी कि ग्रोथ की बात हो रही है, हाइट, वेट, ठीक है, बच्चों के दांत आना, टीथ इरप्शन हो रहा है, वो सारा फिजिकल डेवलपमेंट है। देन मोटर डेवलपमेंट, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, तो अपनी बॉडी में बैलेंस करना सीखेगा, चलना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा, बैठना सीखेगा, तो ये सारा क्या है, मोटर डेवलपमेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि वो गुड बैड टॉयलेट ट्रेनिंग, इन सब के चीज़ों के बारे में सीखेगा, जो हमारा कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होगा, जैसे जैसे वो बोलना सीखेगा तो सबसे पहले वो सिंगल वर्ड बोलना सीखेगा या फिर कोइंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। देन वो 2 वर्ड्स के लेटर जैसे मम्मा, पापा जैसे वर्ड बोलना सीखेगा। नेक्स्ट सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि वो सोसाइटी में इन्वॉल्व होना शुरू कर जाएगा, इमोशन उसमें डेवलपमेंट हो जाएंगे। और लास्ट होता है वो एक्सप्रेसिव हो जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा, अपने जो एक्सप्रेशन है वो शो करने लग जाएगा। तो ये क्या थे, एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेरियाट्रिक्स की। अब अगर हम बात करें जिरियाट्रिक को हम और क्या बोल सकते हैं, एल्डरली, यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं जिरियाट्रिक या फिर एल्डरली। ठीक है, यानी कि जिसकी भी एज 60 से ज्यादा होगी वो हमारे सारे किस में आ जाएंगे, एल्डरली या फिर एजिंग में। अब नॉर्मल एजिंग की बात करें तो क्या होगा, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल डिमांड होती है वो डिक्रीज होते जाती है, यानी कि हेयरिंग लॉस होने लग जाएगा, स्किन इंटीग्रिटी लॉस होने लग जाएगी, बोन्स हमारी वीक हो जाएगी, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा, भूलने की बीमारी होने लग जाएगी। ठीक है, हमें अपने काम करने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारा ही क्या है, एल्डरली के चेंजेस है, या फिर जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी बॉडी में अपने आप फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे जैसे जीरियाट्रिक या एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज होने लग जाती है, जैसे क्रॉनिक डिजीज होने लग जाती है, दांत निकलने लग जाते हैं, ठीक है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट होता है, बोन वीक हो जाती है, बोन में बहुत इजीली फ्रैक्चर हो जाता है, iatrogenic प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जो अंडर डायग्नोज हो। समटाइम्स वो क्या करते हैं, अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो एल्डरली होते हैं उनमें बहुत ज्यादा केसेस आते हैं कि फॉल हो गए और सिंपली थोड़ा सा भी फॉल या फिसलने से क्या होता है, उनको इजीली फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि बोन्स भी क्या होते हैं, वीक हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। अब एंटीनेटल की बात करें, एंटीनेटल मतलब जब से मदर ने कंसीव किया है तब से लेकर 9 मंथ का जो पीरियड होता है, ठीक है, डिलीवरी से पहले तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एंटीनेटल पीरियड। ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी पीरियड, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, अब एंटीनेटल केयर की बात करें, एंटीनेटल केयर का मतलब क्या है कि जब जब मदर प्रेग्नेंट हुआ, उसने कंसीव किया, तब से लेकर बेबी की डिलीवरी तक हम उसको जो भी केयर प्रोवाइड करेंगे उनको बोलेंगे हम एंटीनेटल केयर। अब एंटीनेटल केयर में हम क्या क्या केयर दे सकते हैं, सबसे पहले तो अर्ली रजिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन आती है, आंगनबाड़ी में रजिस्टर्ड होगी, या फिर जो ANM सेंटर होता है या फिर हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे रजिस्टर होते हैं और उनको एक कार्ड प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही उसको पता चलेगा उसको फर्स्ट विजिट करनी है, ठीक है, ANC विजिट करनी है, यानी कि एंटीनेटल केयर विजिट करनी है। अब जब वो विजिट करेगी तो उससे क्या होगा, एक तो उसकी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हो जाएगा, दूसरा हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास इस साल कितने बर्थ होने वाले हैं। तो जो फर्स्ट विजिट होगी मदर की, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टाइमेस्टर की विजिट, यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी। जब जैसे ही उसको पता चला वो हॉस्पिटल आई, उसका वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सारे रिकॉर्ड को कीप करना है, यानी कि जो भी हमारा रजिस्टर है उसमें उनकी एंट्री कर सकते हैं, उनको जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज है, चाहे आप मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके जो भी टेस्ट कर रहे हैं, वो सब क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सबसे ज्यादा जरूरी होता है एंटीनेटल चेकअप। अब एंटीनेटल चेकअप की बात करें तो टोटल 4 विजिट हर
प्रेग्नेंट वुमेन को करवानी ही करवानी होती है। पहले डिस्कस कर लिया कि जैसे उसको प्रेगनेंसी का पता चला तब करवाई। सेकेंड विजिट करवाते हैं हम 4 to 6 मंथ या फिर 26 वीक में, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड विजिट होती है वो होती है 8 मंथ या फिर 32 वीक में, और लास्ट विजिट होती है उसकी 9 मंथ या फिर 36 से 46 वीक में। अगर हम नॉर्मल बात करें वीक में कि टोटल प्रेगनेंसी का वीक कितना होता है, जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो वो भी कितना होता है हमारा 36 से 40 वीक का, यानी कि 36 से लेकर 40 वीक के बीच में बेबी क्या होता है, डिलीवर हो जाता है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड कितना है, तो कितना होना चाहिए 36 से 40 वीक, ठीक है। और मंथ में बात करें तो 9 मंथ। तो हमें 4 विजिट मदर की करवानी ही करवानी, जिसमें उनका वेट मॉनिटर करना है, उनका अल्ट्रासाउंड करना है, देखना है कि बेबी और मदर की हेल्थ प्रॉपर है या नहीं है। नेक्स्ट होता है कि हमें उनको आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट करवाना है। जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फिर स्टार्टिंग के 3 मंथ में क्या होता है, जो बेबी होता है, जो फीटस है, उसके जो अंग होते हैं, उसके जो बॉडी पार्ट होते हैं वो बन रहे होते हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा होता है। और उस एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है, ठीक है। फॉलिक एसिड अगर मदर नहीं लेगी तो आगे जाके हो सकता है कि जो बच्चा है उसमें कोई कंजेनाइटल कंडीशन प्रेजेंट हो, उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसका हार्ट ना बने, बहुत सारी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर हुई है उसको 100 mg एलिमेंटल आयरन और 0.5 mg फॉलिक एसिड देते हैं 100 दिन के लिए, ठीक है, यानी कि 3 मंथ के लिए दे देते हैं। साथ में अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को का HB कम है 11 ग्राम पर DL से कम है, तो उनको भी हम आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है वो देते हैं पर डे, एक टैबलेट 3 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हमें उसको TT इंजेक्शन देना है, टिटनेस टॉक्साइड का, ठीक है। अब टिटनेस टॉक्साइड इंजेक्शन हमें देना कब है, एक तो जब मदर का फर्स्ट टाइम हमारे पास हॉस्पिटल में आएगी और कंफर्म करेगी कि उसको कंफर्म प्रेगनेंसी है, तो हमें फर्स्ट डोज तो तब देनी है 0.5 ml IM इंट्रामस्कुलर, ठीक है। और सेकेंड डोज हमें उसको कब देनी है, 28 डेज, जब उसको फर्स्ट डोज लगी, फर्स्ट डोज से 28 डेज तक, ठीक है, यानी कि 28 डेज पे उसको सेकेंड डोज लगेगी। सेम अमाउंट 0.5 ml डीप IM इंट्रामस्कुलर हमको उसको इंजेक्शन लगाना है। एंड देन जो थर्ड बूस्टर डोज है वो हम कब लगाते हैं, जब बेबी डिलीवर हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें उसको क्या है, थर्ड बूस्टर डोज लगानी है। तो हमें हर प्रेग्नेंट वुमेन को 3 TT की डोज देनी ही देनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट नेटल केयर के बारे में। अभी हमने पढ़ा प्री नेटल केयर या फिर एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल मतलब प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी वाला पीरियड 1 से 9 मंथ तक। और पोस्ट नेटल पीरियड कौन सा होता है, जब बेबी डिलीवर हो गया है। अब बेबी की डिलीवरी से लेकर 6 मंथ का जो पीरियड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट नेटल पीरियड। और उस टाइम पे हम मदर को जो केयर प्रोवाइड करेंगे उसको बोलेंगे पोस्ट नेटल केयर। अब पोस्ट नेटल केयर की भी बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि जब बेबी डिलीवर होगा तो ब्लड लॉस होता है, ठीक है, वाटर लॉस, फ्लूइड लॉस होता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, मदर को एक बैलेंस डाइट या फिर न्यूट्रिशनल डाइट देनी है, उसको आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम प्रोवाइड करना है, क्योंकि वो अपने बेबी को क्या करेगी, फीड प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्शन। अब हमें मदर को एडवाइस करना है कि बर्थ स्पेसिंग करे, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड को यूज करे और बर्थ स्पेसिंग करे, क्योंकि अगर बर्थ स्पेसिंग करेगी एक तो बच्चे की अच्छी केयर हो पाएगी, दूसरा चीज मदर भी क्या होगी, हेल्दी मदर होगी। नेक्स्ट टाइम जब वो कंसीव करेगी तो हेल्दी रहेगी। अगर क्या है कंसेप्शन पीरियड कम हो जाए तो मदर भी हेल्दी नहीं रहेगा, ऊपर से बेबी भी उसका हेल्दी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमें ब्रेस्ट फीड के लिए प्रमोट करना है। जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाए हमें विद इन हाफ आवर में मदर को, या फिर सिजेरियन सेक्शन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो 2 आवर में मदर को इंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, कि वो क्या करे, अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिलाए। और जो फर्स्ट टाइम जब मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं तो उसमें क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, IgA। और उस मिल्क को हम, जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ। जो बेबी डिलीवर हुआ है बेबी को भी रजिस्टर करवाना है लोकल पंचायत में, जिससे हमारा क्या सेंसिस भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट हमें क्या करवाना है, पोस्टमार्टम विजिट करवानी है मदर की। एक तो हमें 24 आवर आफ्टर डिलीवरी मदर को ऑब्जर्व करना है कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही, उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट विजिट करवानी है हमें 7 to 10 डेज में, ठीक है।
7 to 10 डेज में हमें मदर का देखना है कि उसका वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, या फिर अभी भी उसको जो ब्लीडिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है, वो प्रॉपर अपना ध्यान दे रही है नहीं दे रही है, कैल्शियम ले रही है या नहीं ले रही है। तो उसके लिए हमें पोस्टपार्टम विजिट भी करवानी होती है। साथ में हमें क्या करना है, मदर और बेबी के वेट को भी चेक करते रहना है। तो ये था पोस्टनेटल केयर। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो रिमेनिंग टॉपिक है यूनिट 4 के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।